नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर दिशा रवि नाम की लड़की ट्रेंड कर रही है। दिशा रवि ने किसानों के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया है। इसी मुद्दे पर हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं किसानों का। ये खुद भी किसान हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार ने सही किया है। दिशा रवि को गिरफ्तार किया जाए। दिशा ने ट्वीट किया था किसानों के हित में, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हम उसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र का हनन किया है लोगों जिन्होंने गिरफ्तार किया। लोकतंत्र में अपनी बात क्या कोई रख नहीं सकता? क्या कोई ट्वीट नहीं कर सकता? क्या किसानों के हित की बात नहीं कर सकता? हम भी किसान हैं, अन्नदाता है। अगर मैं ट्वीट करती हूं तो क्या मुझे कैद कर लेंगे, जंजीरों में जकड़ लेंगे? दिशा ने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा किया और किसान हित में किया। भाजपा सरकार को जरा सी भी शर्म हो और जरा सी भी हया हो तो बेटी को गिरफ्तार करते हैं। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटी को गिरफ्तार कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि किसान यहाँ मौजूद हैं, किसानों की फसल बर्बाद नहीं हो रही है? किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी कि पिछले बार जो जिस घर में 4 हैं 2 घर पे काम कर रहे हैं, 2 अपने धंधे पे चल रहे हैं। धंधा कमजोर नहीं होने देंगे। ये तो हरे पत्ते के ऊपर मतलब हरी पगड़ी बनाई थी। क्या लगता है, हमारे साथ युवा मौजूद हैं, दिशा रवि को गिरफ्तार किया जा चुका है, इस पे क्या आपके व्यूज हैं? इस देश में जब 7 समुद्र पार कोई ट्वीट करता है ना, रिहाना मियाँ, उसको नहीं छोड़ा। 7 समुद्र पार तो देश वालों क्या औकात है? जो हमारे देश से बाहर है उस पर FIR की थी दिल्ली पुलिस ने, तो उनको नहीं छोड़ा था। हमारे देश में क्या बात है? कौन बोल के दिखा दे। तानाशाही क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट। डायलॉग डिबेट तो हुआ नहीं जब पास हुए कानून, समझ रहे हो ना। अब जो डिसेंट है, जो SMT है, जो अपनी आवाज़ उठाएगा, जो उसके खिलाफ बोलेगा, उसको जेल में डाल दो। ये अकेले दिशा रवि थोड़ा ना है, और भी उदाहरण है। अब उठा के देख लो कोई भी। भीमा कोरेगांव हुआ था 2018 में, जो देश के दलित समाज था उसको जेल में डाला हुआ, अंदर ट्रायल है, कोई ट्रायल नहीं हो रहा। मतलब क्या बताओ, वो वर्डिक्ट आए तो बरी हो जाए वो, समझ रहे हो। 2019 में इस सरकार ने लाइन लगा रखी है, जो आज उठाएगा उसे जेल में डालो, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, ये बोलो, समझ रहे हो ना। यहाँ पर काफी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ, ईवीएम को हटाओ। क्यों ईवीएम को हटाओ? ईवीएम को इसलिए हटाएं कि ये बहुत कलाकारी करते हैं। जैसे गुजरात में नेक टू नेक लेके गए कंपटीशन को, भाई 1-2 स्टेट के जब चुनाव होते हैं तो ऐसा दिखाते हैं सच में पारदर्शिता, कंपटीशन बिल्कुल क्लियर है। बिहार में भी इन्होंने ऐसे किया। वहाँ जो पत्रकार महोदय हैं, आप जैसे जो सोशल मीडिया, उन्होंने बताया कि जो 10-10, 12-12 हज़ार से कैंडिडेट जीत चुके थे विपक्ष वाले, वे इन्होंने फिर बाद में हरा दिए। मतलब सर्टिफिकेट मिला DMK। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर में आ गया? बिल्कुल 100% है। बट 10 सेशन के बाद जो उन्होंने आयाम खड़े करे थे, तो विपक्ष इस पे आरोप क्यों नहीं लगाता? विपक्ष तो सच नहीं लगाने के बस किसी लिए अब हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। जो विपक्ष का सच में सच्चा आदमी है वो आज यहाँ खड़ा है। जैसे चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र और पौत्र, उन पर 8-10 बार ईडी की जांच हो चुकी है, वे स्पष्ट खड़ी। इसलिए मैं उन लोगों को कहता हूँ जो बेईमान लोग हैं। केंद्र में अगर विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस का नाम आता है सबसे पहले। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, ये उनके इतने भ्रष्ट कार्य हैं, जैसे सपा बसपा। आज ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जन समर्थन लोगों का मिल सकता था, लेकिन उनका गला घुटा, क्योंकि उन्होंने इतना अपराध और पाप कर रखा है कि सरकार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। उनके साथ साथ जो भाजपा में भी कम से कम 100 के आसपास MP ऐसे होंगे जो विपक्ष के ही हैं। किसान डायरेक्ट कह रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव आएगा तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कांग्रेस भी भ्रष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है, तो देश में कौन आएगा? आखिर सरकार किसकी होगी? देखिए, जब अंधेरा छाता है तो कहीं ना कहीं उदय होता है। जब अन्ना हजारे जी आए थे और वो इसी RSS के द्वारा प्रायोजित थे, वो आंदोलन पूरा अन्ना हजारे जी का, तो उसमें से एक उदय है केजरीवाल। भाजपा का उदय हुआ भ्रष्टाचार के नाम पे, वहीं से लाए घोटाले, भ्रष्टाचार से ले, ये केंद्र में पहुंच गए, उन्होंने नई पार्टी उदय कर दिया। आशावादी लोग हैं। क्या लगता है केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? अरे भविष्य के घर में नरेंद्र मोदी को आप मानते थे क्या? नरेंद्र मोदी को 2013 के बाद पहले आप मानते थे कि वो प्रॉपर्टी नेशनल नेतृत्व करेगी, लेकिन परिस्थितियों ने बना दिया। क्योंकि विपक्ष का इतना भ्रष्टाचार, छुआछूत, तुष्टीकरण, उससे त्रस्त थे हम, और उसकी वजह से उनको हमने आशा की किरण रखी। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो सबने कहा था कि उनका यही नारा था कि सबका साथ सबका विकास। आज उनकी सरकार में
पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 100 और 90 के करीब पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में तो 98 रुपये प्रति लीटर और दिल्ली और एनसीआर में 90 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल चल रहा है। इस पे आपका क्या लगता है? क्या देखो, पहले जब ये 2013 से पहले आए थे, आज ही मैं सुबह बल्कि एक वीडियो देख रहा था जिसमें पहले प्रायोजित कमेंट्स से, ट्वीट्स से हमारे सेलिब्रिटीज़ के, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, जिसमें वो पॉइंट आउट कर रहे थे हमारे जैसे कैसे फ्यूल बढ़ रहा है। जिस टाइम क्रूड ऑयल बहुत महंगा था और आज जब ये सब बॉलीवुड वाले चुप हैं, जब आज क्रूड का ऑयल उससे भी आधा है। इसमें इन्होंने जो 3 रुपये का एक्साइज ड्यूटी सेंटर को जाती थी, आज वो 32 रुपये के करीबन जाती है। और इन्होंने नाम कहा कि हम ये पेट्रोल और ये सस्ता करेंगे और धीरे धीरे एक्साइज, क्योंकि इनके पास कोई रेवेन्यू रहा नहीं है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद है, ऑलमोस्ट जीरो कर चुका है। तो इंटरनल खाता कैसे भरेंगे? ये पब्लिक के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ये जो आम दाम फ्यूल है उसको बढ़ा बढ़ा के अपना ही किसानों को ही मतलब आज गिरा रहे हैं। ये तो श्री राम का मंदिर बन रहा है। आप इससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बात क्या होगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर उनके असली व्यक्तित्व को नहीं जान करके, उनका व्यक्तित्व ये था कि उन्होंने वंचित, पीड़ित, कमज़ोर व्यक्ति को साथ लेकर के एक अहंकारी रावण को हराया था। यानी कि उन्होंने कभी ताकतवर राजा परिवार से थे, ताकतवर का साथ ले सकते थे, बहुत राजा और किसी का जो पीड़ित राजा था, पीड़ित वर्ग था, उनको अपने साथ ले, उनको ताकत बना करके उन्होंने रावण को हरा करके कि मर्यादा पुरुषोत्तम का एक मान बढ़ाया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसे ही अब ये श्री राम के नाम पर हम लोगों ने, किसान और मजदूर, आम आदमी ने इनको ताकत दी, लेकिन वोट तो ली इन्होंने हम जैसों की, जो पीड़ित और वंचित थे, छुआछूत से पीड़ित थे, आर्थिक पीड़ित थे, सामाजिक पीड़ित थे, उनसे तो वोट ली। और भला किसका कर रहे हैं? पूंजीपतियों का। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, किसान समर्थन यहाँ कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में किसान भारत में हैं, क्या लगता है चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। ये तो आवश्यक है, गलतियाँ सबसे होती हैं। पिछली तुष्टीकरण के कारण सपा बसपा क्यों अगर असर पड़ेगा तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? जो असर क्यों पड़ेगा यहाँ? अब वो चुनाव आवेगा, हमारे लोग कोई एक यूपी का चुनाव थोड़ा ही है, वो यूपी का आंदोलन थोड़ा ही है। ये कुछ और कह रहे हैं, हिंदुस्तान का आंदोलन है। इसमें सब लोग आए हुए हैं जिनके फसल मार्च में कट जाएगी, वे अप्रैल में ये कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बता नहीं मैं ताऊ जी का कहना था कि चुनाव पूरे राष्ट्र, इस समय राज्य का चुनाव पहले आना है हमारे प्रदेश का, जहां ये आंदोलन चल रहा है दिल्ली के एनसीआर में, इसलिए यहाँ का चुनाव प्रभावित होगा। और मैं कह रहा कि सपा बसपा के उनके जो मुखिया थे उन्होंने और कांग्रेस ने जो मुस्लिमों को ऐसा मतलब वो कर दिया, तुष्टीकरण करके बेपैठ कर दिया था, उससे त्रस्त होकर के भाजपा ने उसका फायदा उठाया। और वे भी समझ लें कि भाई तुम्हारे नेता जो तुम्हें साथ दे रहे थे आज वे तुम्हारे साथ नहीं है। और आदित्यनाथ ने जैसे बोल दूं, अब उसको हमने सपा को, कांग्रेस को, भाजपा को हमने सत्ता में दे दिया। अब उसका डर दिखा करके ये सब जब हम इस आंदोलन की बात करते हैं कि ये आप समझ नहीं रहे हैं, ये लोग उन सामाजिक तत्वों के साथ लग करके राष्ट्रीय लोग ये मुसलमानों को राज ला दें, खुलेआम बोलते हैं, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, हमसे भी ऐसे हमारी बेइज्जती करते हैं कह करके। ये जो आंदोलन हो रहा है इसकी मेन वजह यही है कि ईवीएम की गड़बड़ से जो जीता हुआ हमारा प्रधानमंत्री धोखेबाज है, जुमलेबाज है, झुटलर की सरकार है। क्योंकि ये एक बटन दबाते थे तो 10 खिलते थे। पहले देश को ये चाहिए कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब कहानी ये है कि ये धोखे से बना, अंबानी की सहायता से ईवीएम लाया है, जिसमें धोखे से ये बना प्रधानमंत्री है। और जो धोखे से, फरेब से बना हो वो कभी जनता की भलाई नहीं कर सकता। अब ये देखो, आपके लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान। और कोई अपनी बात रखना चाहता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो है 3 बार 4 बार अरब देशों का दौरा करते हैं। सऊदी अरब 3 बार दुबई जाते हैं, 3 बार कुवैत जाते हैं, 3 बार ओमान जाते हैं, 3 बार बहरीन जाते हैं, 3 बार जो है क्या कहते हैं तुर्की जाते हैं, कहाँ हर देशों में 3 बार 4 बार जाते हैं। लेकिन वहाँ से तेल क्यों नहीं, तेल की बात क्यों नहीं करते हैं? ये तेल की महंगाई 90 से 100 सस्ता मिले। अभी 90-100 रुपए प्रति लीटर। जी 100 रुपए चल रहा है और 100 रुपए खरीदने के लिए तैयार हो रहा है। इनकी जादू की छड़ी वहाँ क्यों नहीं घूम रही है? जो सस्ता करके हमारे किसान भाइयों को तेल मिलेगा तभी तो खेत की सिंचाई होगी और वहाँ जो है ट्रैक्टर चलेगा।
खेत में जुताई होगी। ये क्या करते हैं कि मक्कार फरेबी से बस धोखाधड़ी से आदमी को घेर रखा है कि बस हमें दो वोट, हम जो है तुम्हारा सारा काम कर लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद है। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? हम इस सरकार को सिर्फ इतना कह सकते हैं, आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। पहले वाले को भी इतना ही गुमान था, जो इससे पूर्व की सरकार में बैठे थे उन्हें भी इतना ही गुमान था अपनी तानाशाही पे। वे भी सोचते थे कि हमारी जागीर है, लेकिन ये देश में लोकतंत्र है और ये इनकी जागीर नहीं है कि जो तानाशाही चलाएंगे वो चलती जाएगी। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र है, इसमें हिटलर शाही ना चलाए। जिस प्रकार अभी किसानों की आवाज़ उठाते हुए 21 साल की नौजवान बच्ची हमारी, उसके खिलाफ इन लोगों ने दिशा रवि के खिलाफ इन्होंने जो अभियान चला रखा है ना, टूल किट्स क्या होता है? टूल किट्स ये तो होता है कि जो हम अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं। आपने अभी पूर्व में देखा होगा कि इनके IT सेल से एक ट्वीट चलता है, वो भी पूरे देश के अभिनेता, नेता और न्यूज एंकर्स एक ही ट्वीट चलता है, स्पेलिंग भी गलत नहीं होती है, कॉपी पेस्ट। अब टूल किट्स पे ले लो, उसमें कोई इस प्रकार की विचारधारा तो थी नहीं। वो एक फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो ग्रेटा थनबर्ग चलाती है, उसकी संस्था की एक सदस्य है। और अब इसके जो IT सेल के लोग हैं ये फर्जी फैला रहे हैं, तो इन पर भी मुकदमा होना चाहिए। कह रहे हैं कि वो तो ऐसी संस्था जुड़ी हुई थी जो देश विरोधी गतिविधियों में थी, राजद्रोह का उस पर मुकदमा लगाया है। तो किसानों की आवाज़ उठाने में ऐसा कौन सा राजद्रोह है जो इन किसान नेताओं पर UAPA लगा देते हैं? एक 21 साल की बच्ची से डरकर, जिसके हाथ में ना गोली है, ना तलवार है, ना बंदूक है, सिर्फ कलम की ताकत उसके हाथ में है, उसने अपने कलम की ताकत दिखाने का इस देश की सरकार को काम किया, उसे आपने राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया। तो इसमें ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस पर हिटलर शाही ना चलाई। नहीं तो हिटलर का क्या करना हुआ था, हिटलर ने खुद बाद में आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका था। तो इस देश में इस प्रकार की बातें ना। शुक्रिया सर, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अब इस देश में इनकलाब आएगा, भगत सिंह आएगा, समाजवाद आएगा, पूंजीवाद व्यवस्था लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम बदले तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता भगत सिंह पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं मगर नाम बदल जाते हैं। इनकलाब। क्या बात है? और कोई जी, कहिए, खत्म कीजिए। सर ऐसा है ये ना, ये जब किसानों को साजिशों से, षड्यंत्रों से, कभी इनके घर में पुलिस भेजता है, इनके खातों की चेक करवाता है। पहले मोदी जी की चल अचल संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए कि इनके पास कितना पैसा है। 15 लाख का सूट पहनते हैं और 8,000 करोड़ का जहाज, हेलीकॉप्टर खरीद लिया, और इसके और इन्होंने गेल बेच दिया, रेल बेच दी, सेल बेच दिया, और इवन देन लाल किला भी गिरवी रख दिया। इनकी सारी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, वो भी सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि जनता को पता चल जाए कि चल अचल संपत्ति इनके पास कितनी है। और ये कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊँ, ये कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। झोले को भी आज जनता इतनी जाग गई है, पूरा देश जाग गया है, झोले को भी ऐसे नहीं जाने देंगे इसको, उसको भी देख के जाएंगे क्या। एक मिनट, मोदी जी तो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। इन्होंने एक ये बात कही थी कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। अब पूरा देश जाग गया है, वो पहले झोले में देखेंगे क्या ले जा रहे हैं, तो उसके बाद उसको जाने देंगे। मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस सरकार होती है तो बीजेपी उसकी लात खींचती है। अब बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस टांग खींच रही है। जब बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, तो उनका ये मुद्दा था कि हम डीजल आपको 35 रुपये देंगे और पेट्रोल देंगे 40 रुपये। जो 1.5 लाख का कांड है ना, वो बोलता था रामदेव, आज वो कहाँ है? मुझे ये बताइए, आज 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, डीजल 80 रुपये हो गया रात। मुझे एक बताइए, आप मालूम है ये क्यों नहीं कुछ इन्होंने ये जॉब लेके आए हैं 1 तारीख फरवरी को? इनका ये था कि किसान बैठे हैं, पार्टी सबका जो एजेंडा था कि किसान बैठे हैं, सबका उधर रहेगा ध्यान, ना तो पेट्रोल पे कोई ध्यान देगा, ना डीजल पे, ना गैस पे। अब गैस 800 रुपये का सिलेंडर है। जब कांग्रेस सरकार, जबकि मैं बीजेपी हूँ, मैं बीजेपी आदमी, मैंने वोट दिए इन लोगों को, बट अब गलती नहीं करेंगे, अब वोट नहीं देंगे बीजेपी। मैं बता भाई साहब, एक कहावत है हमारे गांव में, जब कहते हैं ना जला हुआ मुंह जो हम वो पीते हैं, दूध या चाय पीते हैं, कि उसको भी फूक फूक कर पीते हैं। तो हमने 7 साल से जुमलेबाजी इनकी सुन सुन के ना कान पक गए। मुझे ये बताओ, मन की बात कौन सी करते हैं मोदी जी? पिछले 7 साल से मन की बात कर रहे हैं। मन की बात में मुझे बताओ, इन्होंने क्या मन की बात करी आज तक? किसान के मन की बात सुनी है इन्होंने? किसान से मन की बात करी है? अभी यहाँ से 12 किलोमीटर है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, 12 किलोमीटर नहीं आया जा रहा। 2012 में यहाँ पर राजनाथ आते थे और कहते मेरा अन्नदाता है। अब वो कहाँ हैं सही है लोग? मुझे ये बताओ, इंदिरापुरम में आकर योगी जी चले गए, ठीक है, मुझे ये बताओ ये कहाँ है? ये यहाँ से 500 किलोमीटर जाकर तो बोलते मैं किसान से मिल गया हूँ। ये सरकार कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करना चाहते हैं। साहब, किसानों से बातचीत करो ना, फिर क्यों नहीं करे? 11 बार कर तो ली, कितनी बार होगी ये बताओ ना। बातचीत में बात बनी क्यों नहीं? भाई साहब, जब बात करेंगे जब तो बनेगी। उसमें भी जुमलाबाजी कर रहे हैं ना सरकार, जुमलेबाजी। ये जुमलेबाजी करके ही तो जीते हैं, इन पर जुमलेबाजी करनी आती है। जुमलेबाजी करके लोग, अब देखो ना कुछ मुद्दा चाहिए इन लोगों को।
जुमलेबाजी बस सिर्फ मैं कहता हूँ, अभी अमित शाह से मैं एक वाइट देख रहा था कि जी ये तो जुमलाबाजी 15 लाख थोड़ी देर जुमलाबाजी है, तो इनके सिर्फ जुमलेबाजी है और इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने इनके सिर्फ झूठ बोल बोल के इन्होंने आज तक लोगों को भकाया है और देशों को, लोगों को, हमारे यहाँ भेड़ चाल है। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, संत महात्मा ईंट उठाओ, एक संत महात्मा निकल आता है हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। तो वही है हमारे देश के अंदर, जैसे ये झूठ बोला वैसी भेड़ चाल होगी। पिछले 7 साल से भेड़ चाल थी वो। अब लोगों के अंदर, जैसे भैया भी बोल रहे थे ना, जय जवान जय किसान, शहीद भगत सिंह की बात हो रही है, वो अब लोगों के अंदर जो मरा हुआ वो शेर था ना, वो जाग चुका है। तो वो जागने के बाद क्या होता है, वो 2 कदम पीछे जाता है और फिर छलांग मारता है। तो अब इनका वो हाल होगा जैसे पंजाब में, हरियाणा में हो रहा है ना, आने वाले टाइम पे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र में भी इनका यही हाल होगा कि जैसे इनको पता नहीं रहेगा कहाँ गए। जैसे कांग्रेस बोलती थी ना, कांग्रेस बोलते थे ना, कांग्रेस क्या कहती थी, कांग्रेस कहती थी कि जी हमारी तो इतनी वोट है, ये है वो है, ऐसे ही ये करते हैं। तो क्योंकि अपने उससे आए हुए हैं। अब इनका क्या हाल होगा मालूम है, इनका ये पता नहीं होगा ये सरकार गई कहाँ। टाइम आने दो सब, अभी कुछ टाइम बाकी है, अभी आप देखना हम खत्म हो जाएगी बीजेपी बिल्कुल। अरे आपको क्या लगता है, आपको लगता है ना कोई वोट देगा? आप एक बात हो, आप है ना यहाँ, मुझे एक बात हो, आप ये देखिए पंजाब में क्या हो रहा है इन लोगों का, पंजाब में क्या हो रहा है ये बताओ ना। आप ये बताओ, बार बार वही चीज आ रही है, इन्होंने क्या किया देश के लिए मुझे बता दो ना। अब तो ना आदमी की कमर टूटी पड़ी है, कहाँ से डीजल डलवाए? इस अमीर तो पहला भी अमीर था, वो पहले में सुनो, पहले भी एसी में जाता ट्रेन में, मैं जाऊँगा क्या? मैं पहले मीडियम में बेचाता था, अब जाऊँगा क्या मैं? अब ये बताओ, इन्होंने अडानी को दे दी, फैसिलिटी हाई हो जाएगी, आम आदमी पिसेगा ना। किसी को टिकट मिल रही है अब नहीं मध्यम वर्ग। तो मुझे एक बात बताओ, ये कर क्या रहे हैं, हमारे देश में हो क्या रहा है ये बताओ ना। लाल किले पे अब वही है ना, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि देश जो है, आपको क्या लगता है किसके हाथ में सबसे सुरक्षित? भैया देश तो सही बताऊं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किसान के हाथ में देश होना चाहिए या फिर सरदार के हाथ में होना चाहिए। जैसे सरदार मनमोहन सिंह था, कम बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, बट बंदा काम करता था, ठीक है, अर्थशास्त्री था। कहते हैं कि जी वो बोलता नहीं। अब एक प्रधानमंत्री बोलता नहीं, एक साला चुप नहीं होता। हमारे देश का तो दुर्भाग्य ये है। मुझे ये बताओ, हमारे देश का दुर्भाग्य है ये, पहली बात। दूसरी चीज, मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, लंगर चल रहे हैं हमारे, भंडारे चल रहे हैं हिंदुओं के, सब चल रहे हैं ना, यहाँ एक मुट्ठ है ना सब। मैं ये कहता हूँ, अगर आप कहते हैं ना खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं, अभी आप देखो बाढ़ आई है ना, वहाँ पहुँच गए ना खालसा, वहाँ अब कहाँ गए? कोरोना में भी हमने सेवा करी। तो ये चीजें ऐसी हैं, तो ये देश सरदारों के हाथ में देना चाहिए कायदे में। तो ये थे हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए कुछ किसान, इनसे हमने बात की और जाना कि क्या है इनकी राय सरकार के प्रति, कब तक ये आंदोलन चलेगा, क्या है क्या कुछ नहीं है, सारी जानकारी आपको दी। देखते रहिए DNP इंडिया गाजीपुर।